हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 16, प्रोफेसर ट्रेलोनी की भविष्यवाणी। क्विडिच कप जीतने का हैरी का जश्न कम से कम एक हफ्ता चला। जून का महीना आ रहा था, बादल आसमान से गायब हो गए थे, दिन गर्माने लगे थे। मौसम इतना अच्छा था कि मैदान में सब टहलना चाहते थे, बर्फ डला कद्दू का जूस लेकर घास पर पसरना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे, परीक्षाएं सिर पर थीं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था क्योंकि हवा के ललचाने वाले झोंके खिड़कियों से अंदर आते थे। हालत यह थी कि फ्रेड और जॉर्ज वीजली भी अब पढ़ाई करने लगे थे। वो OWL की परीक्षा में बैठने वाले थे। पर्सी अपने NEWT की परीक्षा में बैठने वाला था, जो हॉगवर्ट्स की सबसे बड़ी परीक्षा थी। चूंकि पर्सी जादू मंत्रालय में जाना चाहता था, इसलिए परीक्षा में सबसे ऊंचा ग्रेड पाना चाहता था। वो बहुत तनाव में रहता था, हर विद्यार्थी को सख्त सजा देने लगा था। अगर कोई पर्सी से ज्यादा तनाव में था तो वो थी हरमाइनी। हैरी और रॉन ने उससे पूछना छोड़ दिया था कि वो कई क्लासों में कैसे जाती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सके जब उन्होंने उसकी परीक्षा का टाइम टेबल देखा। पहले कॉलम में लिखा था 9 बजे अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन, 9 बजे रूप परिवर्तन, लंच, 1 बजे सम्मोहन, 1 बजे पुरातन लिपियों का अध्ययन। हरमाइनी, रॉन ने डरते डरते कहा, क्योंकि इन दिनों जब भी हरमाइनी से कुछ पूछा जाता तो वो गुस्सा हो जाती। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने परीक्षा का समय ठीक उतारा है? क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या तुमसे ये पूछना ठीक रहेगा कि तुम 2 परीक्षाओं में एक साथ कैसे बैठ सकती हो? हैरी बोला। नहीं, हरमाइनी ने डपटते हुए कहा। क्या तुम में से किसी ने मेरी न्यूमरोलॉजी और ग्रामेटिका की किताब देखी है? अरे हाँ, ये इतनी मजेदार थी कि मैंने रात को मनोरंजन के तौर पर पढ़ने के लिए उठा ली थी, रॉन ने बहुत धीमे से कहा। हरमाइनी अपनी टेबल पर रखे चर्म पत्रों के ढेर को इधर उधर सरकाकर अपनी पुस्तक ढूंढ रही थी। तभी खिड़की पर पंख टकराने की आवाज आई। हेडविग अंदर आ गई। उसकी चोंच में एक चिट्ठी थी, हैग्रिड ने भेजी थी। हैरी ने चिट्ठी खोलते हुए कहा, बगबीक की अपील 6 तारीख को है। उसी दिन हमारी परीक्षा खत्म हो रही है, हरमाइनी बोली। वो अब भी हर जगह अपनी किताब ढूंढ रही थी। और कुछ लोग इसके लिए यहाँ आ रहे हैं। हैरी अब भी चिट्ठी पढ़ रहा था। जादू मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और एक जल्लाद। हरमाइनी ने हैरानी से ऊपर देखा। वे अपील में जल्लाद को क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब तो यह है कि वो पहले ही फैसला कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने धीमे से कहा। वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उसके लिए ढेर सारी किताबें पढ़ने में बहुत समय लगाया था, वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, रॉन गरजा। हैरी को एहसास हो चुका था, खतरनाक प्राणी खात्मा समिति मिस्टर मेलफॉय के इशारे पर नाच रही है। क्विडिच फाइनल में गरुण द्वार की जीत के बाद ड्रैको काफी कायदे में रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका पुराना घमंड लौट आया। मेलफॉय बहुत खुश था कि उसकी वजह से बगबीक को सजा दी जा रही है। हैरी बहुत संयम रख रहा था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पास हैग्रिड से मिलने जाने का ना तो समय था, ना ही मौका, क्योंकि सुरक्षा नियम अब भी कठोर थे। हैरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक आंख वाली चुड़ैल के अंदर से अपना अदृश्य चोगा ले आए। परीक्षा वाला सप्ताह शुरू हो गया। महल में अजीब सी खामोशी छा गई। 3rd ईयर के रूप परिवर्तन के विद्यार्थी सोमवार को लंच की छुट्टी के बाहर निकले। लड़खड़ा रहे थे, उनके चेहरे बुझे हुए थे। सब तुलना कर रहे थे और दुखी थे कि उन्हें कितने मुश्किल काम दिए गए थे। हरमाइनी ने बाकी सबको चिढ़ा दिया जब वो बार बार इस बात पर अफसोस करती रही कि उसका कछुआ कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा था। बाकी सबकी चिंताएं इससे बहुत बड़ी थी। मेरे कछुए की पूंछ की जगह एक टूटी थी, कितने शर्म की बात है। क्या कछुओं के मुंह से भाप निकलती है? उनके ऊपर लकड़ी जैसा कवच रह गया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे नंबर कट जाएंगे? फिर फटाफट लंच करने के बाद वो सम्मोहन की परीक्षा के लिए सीढ़ियां चढ़कर गए। हरमाइनी ने कहा, तब तो हो सकता है आपको मौत की सजा में गवाह बनना ही न पड़े, रॉन दृढ़ता से बोला। गरुण अश्व छूट भी तो सकता है। फज जवाब दे पाते इससे पहले ही 2 जादूगर महल के दरवाजे से अंदर आए। एक तो इतना बूढ़ा था कि वो उनकी आंखों के सामने ही मौत के मुंह में जाता दिख रहा था। दूसरा लंबा तगड़ा और उसकी पतली काली मूंछ थी। हैरी समझ गया वो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बूढ़े जादूगर ने हैग्रिड की झोपड़ी की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, अभी काम करने के लिए मैं बूढ़ा हो चुका हूं। 2 बजे है ना फज? काली मूछ वाला आदमी अपने बेल्ट में रखी किसी चीज पर उंगलियां फिरा रहा था। हैरी ने देखा कि वो चमचमाते फरसे की धार पर अपना अंगूठा फिरा रहा था। रॉन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन हरमाइनी ने उसकी पसलियों में कसकर कुहनी मारी और प्रवेश हॉल की तरफ चलने का इशारा किया। तुमने मुझे क्यों रोका?
रॉन ने गुस्से से कहा जब वे लंच करने के लिए बड़े हॉल में दाखिल हुए। तुमने उन्हें देखा? उन्होंने फरसा भी तैयार कर रखा है। ये तो सरासर अन्याय है। रॉन, तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में काम करते हैं, उनके बॉस से तुम इस तरह की बातें नहीं कह सकते। हरमाइनी ने समझाया, लेकिन वो खुद भी परेशान थी। अगर हैग्रिड इस बार संतुलन कायम रखे तो मुकदमे में सही ढंग से अपना पक्ष रखकर बकबीक को मौत की सजा से बचा सकता था। लेकिन हैरी जानता था कि हरमाइनी को भी अपनी बातों पर यकीन नहीं था। लंच करते समय उनके चारों तरफ के विद्यार्थी रोमांचित होकर बातें कर रहे थे, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड और बकबीक की चिंता में खोए थे। वो चर्चा में शामिल नहीं हुए। हैरी और रॉन की आखिरी परीक्षा ज्योतिषी की थी, हरमाइनी की आखिरी परीक्षा मगलू अध्ययन की। वे एक साथ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े। हरमाइनी ने पहली मंजिल पर उनका साथ छोड़ दिया। हैरी और रॉन 7वीं मंजिल तक गए, जहां उनकी क्लास के कई विद्यार्थी प्रोफेसर ट्रिलोनी की क्लास तक जाने वाली घुमावदार सीढ़ी पर बैठे थे और आखिरी मिनट में रिवीजन कर रहे थे। जब हैरी और रॉन नेविल के पास बैठे तो उसने उन्हें जानकारी दी कि वो सबकी अलग अलग परीक्षा लेंगी। उसने दुखी होकर पूछा, क्या तुमने भाग्य दर्पण में सचमुच में कोई चीज देखी है? नहीं, रॉन ने लापरवाही से बोला। वो लगातार अपनी घड़ी देखता रहा। हैरी जानता था कि बकबीक की अपील शुरू होने में कितना वक्त बचा है। क्लासरूम के बाहर खड़े विद्यार्थियों की लाइन बहुत छोटी हो रही थी। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद सीढ़ी से नीचे उतरता तो बाकी विद्यार्थी पूछते, उन्होंने क्या पूछा, ठीक रहा? लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि भाग्य दर्पण ने उन्हें बताया है कि अगर तुम्हें परीक्षा के बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरे साथ भयानक दुर्घटना हो जाएगी। नेविल चीखा जब वो सीढ़ियां उतरकर हैरी और रॉन के पास पहुंचा, जो अब सीढ़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। ये तो बहुत बढ़िया है, रॉन ने गुस्से से कहा। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि हरमाइनी उनके बारे में सही कहती है। वो पुरानी धोखेबाज है। हाँ, हैरी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। 2 बज चुके थे, काश वो जल्दी कर लें। पार्वती सीढ़ी से नीचे उतरी तो उसके चेहरे पर घमंड था। वो कहती हैं मुझ में सच्चे ज्योतिष के सारे गुण हैं। रोनाल्ड वीजली, उनके ऊपर से धुंध भरी परिचित आवाज आई। रॉन हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और चांदी से चमकती सीढ़ी पर चढ़कर ओझल हो गया। अब सिर्फ हैरी बचा था, जिसकी परीक्षा होने वाली थी। वो दीवार से टिककर फर्श पर बैठ गया और खिड़की पर मंडराती मक्खी की आवाज़ सुनने लगा। वो मैदान के उस पार हैग्रिड की झोपड़ी के बारे में सोच रहा था। आखिर लगभग 20 मिनट बाद रॉन के बड़े पैर दोबारा सीढ़ी पर नजर आए। कैसा हुआ? बकवास, एक भी चीज़ नहीं देख पाया, इसलिए मैंने मन से कुछ बोल दिया। वैसे मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। हॉल में मिलते हैं। जब प्रोफेसर ट्रिलोनी की आवाज़ आई, हैरी पॉटर। मीनार कक्ष हमेशा से कहीं ज़्यादा गर्म था। पर्दे बंद थे, आग जली हुई थी और हमेशा रहने वाली दुर्गंध से हैरी खांस रहा था। कैसे हो मेरे बच्चे? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने धीमे से कहा। भाग्य दर्पण में देखो, आराम से, फिर मुझे बताओ तुमने क्या देखा। हैरी भाग्य दर्पण पर झुका और घूरने लगा। पूरी ताकत से देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तो क्या दिख रहा है? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने धीमे से पूछा। बहुत ज्यादा गर्मी थी और हैरी उस बदबूदार धुएं से परेशान था। एक काली आकृति। ये किससे मिलती जुलती है? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने फुसफुसाकर बोला। सोचो। हैरी ने अपना दिमाग दौड़ाया और ये बकबीक पर आकर रुक गया। गरुण अश्व, उसने दृढ़ता से कहा। सचमुच? मेरे बच्चे, हो सकता है तुम जादू मंत्रालय के साथ बेचारे हैग्रिड की समस्या का परिणाम देख रहे हो। जरा गौर से देखो, क्या गरुण अश्व का सिर सही सलामत है? हाँ, हैरी ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका सिर जमीन पर छटपटा रहा हो और कोई छायादार आकृति इसके पीछे फरसा उठाकर खड़ी हो? नहीं, हैरी ने कहा। उसका जी मचलाने लगा। खून तो नहीं दिख रहा। हैग्रिड रोता हुआ तो नहीं दिख रहा। नहीं, हैग्रिड ने दोबारा कहा। गरुण अश्व खुश दिख रहा है। वो उड़कर दूर जा रहा है। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने आह भरी। आह, अच्छा, मुझे लगता है हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। थोड़ा निराशाजनक जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है तुमने पूरी कोशिश की है।
राहत के साथ उठकर हैरी ने बैग उठाया जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार तीखी आवाज सुनाई दी। आज रात को होगा। हैरी पलट गया। प्रोफेसर ट्रेलॉनी अपनी कुर्सी पर सख्त हो गई थी, उनकी आंखें घूम गई थी और मुंह लटक गया था। हैरी दहशत में वहीं खड़ा रहा। वो झिझका और सोचने लगा कि क्या उसे दौड़कर अस्पताल में खबर करनी चाहिए, लेकिन तभी प्रोफेसर ट्रेलॉनी दोबारा उसी तीखी आवाज में बोली, जो उनकी सामान्य आवाज से बहुत अलग थी। महान शैतानी जादूगर अकेला और मित्रविहीन है। उसके समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसका सेवक 12 सालों तक बंद रहा है। आज आधी रात के पहले सेवक मुक्त हो जाएगा और अपने स्वामी से मिलने के लिए जाएगा। अपने सेवक की मदद से महान शैतानी जादूगर दोबारा उठेगा और पहले से भी ज्यादा ताकतवर और भयंकर बन जाएगा। आज आधी रात से पहले सेवक अपने स्वामी से मिलने जाएगा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी का सिर उनके सीने पर गिर गया। उन्होंने जोर से हिचकी ली, फिर अचानक उनका सिर दोबारा तन गया। माफ़ करना मेरे बच्चे, आज इतनी गर्मी है, मेरी आंख लग गई थी, उन्होंने सपनीली आवाज़ में कहा। हैरी उन्हें घूरता रहा। आपने अभी अभी मुझे बताया कि महान शैतानी जादूगर दोबारा ताकतवर बनने वाला है और उसका सेवक दोबारा उसके पास लौटने वाला है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी बहुत हैरान दिख रही थी। महान शैतानी जादूगर, वो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता? मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई मजाक की बात नहीं है, दोबारा ताकतवर बनने वाला है। लेकिन अभी आपने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी भी आंख लग गई थी बच्चे। मैं निश्चित रूप से इतनी अजीब व गरीब भविष्यवाणी नहीं कर सकती। हैरी सीढ़ियां उतरते समय सोचता रहा, क्या उसने प्रोफेसर ट्रेलॉनी को सच्ची भविष्यवाणी करते सुना है? 5 मिनट बाद वो पहरा देने वाले दैत्यों के पास से भागता हुआ जा रहा था, जो गरुड़ द्वार हाउस के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े थे। प्रोफेसर ट्रेलॉनी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। विद्यार्थी उससे विपरीत दिशा में जा रहे थे। जिस आज़ादी का उन्हें लंबे समय से इंतजार था, वो उन्हें मिल गई थी। जब हैरी तस्वीर के छेद में से घुसकर हॉल में पहुंचा तो वो खाली था। एक कोने में रॉन और हरमाइनी थे। हैरी ने हाँफते हुए कहा, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने अभी मुझे बताया, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर वो रुक गया। बगबीक हार गया। रॉन ने धीमे से कहा, हैग्रिड ने अभी अभी चिट्ठी भेजी है। हैग्रिड की चिट्ठी इस बार सूखी थी, उस पर आंसुओं के निशान नहीं थे, लेकिन लगता था कि उसे लिखते समय हैग्रिड का हाथ बुरी तरह कांप रहा होगा, क्योंकि चिट्ठी को पढ़ना मुश्किल था। हम अपील हार गए हैं। वे लोग सूर्यास्त के समय मौत की सज़ा देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ मत आना। हम नहीं चाहते कि तुम वो भयानक दृश्य देखो हैग्रिड। हमें जाना ही होगा, हैरी ने तत्काल कहा। हम उसे अकेले जल्लाद का इंतजार करने नहीं दे सकते। सूर्यास्त, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, खास तौर पर तुम्हें हैरी, रॉन ने खिड़की के बाहर घूरते हुए कहा। हैरी ने अपना सिर अपने हाथों पर रख लिया और सोचने लगा, काश अदृश्य चोगा होता। वो कहाँ है? हरमाइनी ने पूछा। हैरी ने उसे बताया, चोगा एक आंख वाली चुड़ैल के नीचे वाले गलियारे में है। अगर स्नैप ने मुझे उस जगह आसपास देख लिया तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा। ये सच है। अगर वो तुम्हें देखेंगे तो खैर, वैसे चुड़ैल का कुबड़ कैसे खुलता है? हरमाइनी ने खड़े होते हुए कहा। हैरी ने कहा, उसे ठोंकना पड़ता है और नीचे धंस कहना पड़ता है। हरमाइनी ने उसके वाक्य के पूरा होने का इंतजार नहीं किया। हॉल के पार जाकर मोटी औरत की तस्वीर खोली और ओझल हो गई। वो चोगा लेने तो नहीं गई है? रॉन ने उसके पीछे से कहा। वो चोगा लेने ही गई थी। 15 मिनट बाद जब हरमाइनी लौटी तो सफ़ेद चोगा उसके दुशाले के नीचे था। हरमाइनी, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुमने मेलफॉय को चांटा मारा, फिर तुम प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास छोड़कर चली गई, रॉन हैरानी से बोला। हरमाइनी बहुत खुश दिख रही थी। वो सबके साथ डिनर के लिए तो गए, लेकिन सबके साथ गरुड़ द्वार हाउस में नहीं लौटे। हैरी ने चोगा अपने दुशाले में छिपा लिया था। उसके उभार को छुपाने के लिए उसने अपने हाथ सामने बांध लिए। फिर वे प्रवेश हॉल के पास वाले एक खाली कमरे में गए, सुनते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि हॉल खाली हो चुका है। उन्हें हॉल के पार जाते समय आखिरी लोग दिखे और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हरमाइनी ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, चोगा पहन लो, वो फुसफुसाई। चोगा पहनने के बाद वो एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे ताकि कोई उन्हें देख न पाए। फिर दबे पांव
हॉल पार करने लगे। पत्थर की सीढ़ियां उतरकर मैदान में पहुंचे। सूरज अंधेरे कमरे के पीछे डूब रहा था और पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखाओं को चमका रहा था। हैग्रिड की झोपड़ी के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। उसे जवाब देने में 1 मिनट लगा। बाहर आकर हैग्रिड ने चारों तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, वो कांप रहा था। हम हैं, हम अदृश्य चोगा पहने हैं, अंदर आने दो, हैरी ने धीमे से कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैग्रिड फुसफुसाया, लेकिन एक तरफ हट गया और वो अंदर पहुंच गए। हैग्रिड ने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया। हैग्रिड रो नहीं रहा था, ना ही उसने उनके गले लगने की कोशिश की, जैसे उसे पता ही ना हो कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। उसकी ये बेबसी आंसुओं से ज्यादा बुरी थी। चाय पियोगे? हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा। बकबीक कहाँ है हैग्रिड? जग भरते समय हैग्रिड ने पूरी टेबल पर दूध छलका दिया। हम उसे बाहर ले गए हैं, कद्दुओं वाली क्यारी में बांध दिया है। हमने सोचा कि उसे पेड़ों को देखना चाहिए और ताज़ी हवा की खुशबू लेना चाहिए, इससे पहले कि हैग्रिड का हाथ इतनी जोर से कांपा कि उसके हाथ से दूध का जग छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं इसे साफ कर देती हूँ हैग्रिड, हरमाइनी ने जल्दी से कहा और सफाई करने लगी। अलमारी में एक और जग है, हैग्रिड ने बैठते हुए और आस्तीन से अपना माथा पोंछते हुए कहा। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो निराशा से देख रहा था। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता हैग्रिड? हैरी ने गुस्से से उसके पास बैठते हुए कहा। डंबलडोर, हैग्रिड बोला, उन्होंने कोशिश की थी। उनके पास समिति के फैसले के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने उन सबको बता दिया था कि बकबीक बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। तुम तो जानते ही हो लूसियस मैल्फॉय किस तरह का आदमी है। उसने उन्हें धमकी दी होगी और जल्लाद मैकनेयर तो मैल्फॉय का पुराना दोस्त है। लेकिन ये काम जल्दी और सफाई से हो जाएगा और हम उसके पास रहेंगे। हैग्रिड ने थूक निकला। उसकी आंखें पूरे घर में दौड़ रही थीं, मानो किसी आशा या सांत्वना की तलाश कर रही हों। जब ये होगा तो डंबलडोर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आज सुबह ही खत भेजा था। उन्होंने लिखा है कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। डंबलडोर महान है। हरमाइनी दूध का दूसरा जग ढूंढने के लिए हैग्रिड की अलमारी को खंगाल रही थी। उसके मुंह से हल्की सी दबी हुई सिसकारी निकल गई। उसने नए जग को हाथ में ले लिया और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे हैग्रिड, उसने बोलना शुरू किया, लेकिन हैग्रिड ने अपना बालों वाला सिर हिलाया। तुम लोग महल वापस जाओगे। हमने तुम्हें बता दिया है, हम नहीं चाहते कि तुम ये देखो, और तुम्हें वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैरी, अगर फज और डंबलडोर ने तुम्हें बिना इजाज़त के पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। हरमाइनी के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें हैग्रिड से छुपा लिया और चाय बनाने लगी। फिर जब उसने जग में दूध डालने के लिए दूध की बोतल उठाई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। रॉन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो स्कैबर्स है। रॉन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तुम क्या कह रही हो? हरमाइनी दूध के जग को टेबल पर लाई और उसे उलट दिया। दहशत भरी चीख के साथ दोबारा जग में जाने की कोशिश करता हुआ स्कैबर्स टेबल पर आ गिरा। स्कैबर्स, स्कैबर्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉन बोला। उसने भाग रहे चूहे को पकड़ लिया और उसे रोशनी में उठाकर देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पहले से बहुत दुबला हो गया था। बहुत सारे बाल झड़ जाने के कारण कई जगह से उसकी चमड़ी दिख रही थी और रॉन के हाथों में इतनी बुरी तरह कांप रहा था जैसे आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा हो। सब ठीक है स्कैबर्स, आसपास कोई बिल्ली नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अचानक हैग्रिड खड़ा हो गया। उसकी आंखें खिड़की पर टिकी हुई थीं। उसका आम तौर पर लाल चेहरा अब चर्मपत्र के रंग का हो गया था। वो लोग आ रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पलट कर देखा। कुछ लोग महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबसे आगे एल्बस डंबलडोर थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उनके साथ कॉर्नेलियस फज थे और उनके पीछे थे समिति का बूढ़ा कमज़ोर सदस्य और जल्लाद मैकनेयर। तुम्हें लौट जाना चाहिए, हैग्रिड बोला। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहिए, चले जाओ इसी वक्त। रॉन ने स्कैबर्स को अपनी जेब में डाला। हरमाइनी ने चोगा उठा लिया। हैग्रिड बोला, हम तुम्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। वे पीछे पीछे पिछले दरवाजे तक गए जो बगीचे में खुलता था। हैरी को ये सब सच नहीं लग रहा था, खास तौर पर तब जब उसने बकबीक को कुछ गज दूर हैग्रिड की कद्दू वाली क्यारी के पीछे एक पेड़ से बंधे देखा।
लगता था बकबीक को एहसास हो गया था कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। वो अपना सिर इधर उधर हिला रहा था और घबराहट में ज़मीन पर पंजे मार रहा था। सब ठीक है बिकी, सब ठीक है, हैग्रिड ने धीमे से कहा। वो हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। जाओ, चल दो। लेकिन वे हिले तक नहीं। हैग्रिड, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें बता देंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। वो उसे नहीं मार सकते। जाओ, पहले ही इतना झमेला है कि तुम्हें इस मुश्किल में नहीं फंसना चाहिए, हैग्रिड ने खूंखार अंदाज में कहा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही हरमाइनी ने हैरी और रॉन पर भी चोगा डाला, उन्हें कैबिन के सामने वाले हिस्से की आवाज़ें सुनाई दी। हैग्रिड ने उस जगह को देखा जहां वे लोग नज़रों से ओझल हुए थे। जल्दी जाओ, सुनना मत, उसने भर्राई आवाज़ में कहा। और जब किसी ने अगला दरवाज़ा खटखटाया तो वो अपने कैबिन में वापस लौट गया। धीमे धीमे, जैसे बेहोशी की हालत में, हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के घर से दूर चल दिए। जब वे उसके दूसरे हिस्से में पहुंचे तो अगला दरवाज़ा खटाक के साथ बंद हो गया। प्लीज़ जल्दी चलो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे ये सहन नहीं होगा, हरमाइनी ने कहा। वे महल की तरफ जाने वाली चढ़ाई चढ़ने लगे। सूरज तेजी से डूब रहा था। आसमान का रंग धूलिया हो गया था। पश्चिम में ये माणिक की तरह लाल था। रॉन रुक गया। चलो रॉन, हरमाइनी बोली। स्कैबर्स छटपटा रहा था। रॉन अब झुक गया था और स्कैबर्स को अपनी जेब में रोक कर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूहा बुरी तरह छटपटा रहा था, चीख रहा था और रॉन के हाथ में दांत गड़ाने की कोशिश कर रहा था। रॉन उससे बोला, स्कैबर्स, मैं हूं बेवकूफ, मैं रॉन। उन्हें पीछे से दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। कई लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। हरमाइनी बोली, ओह रॉन, जल्दी चलो, वे लोग सज़ा देने वाले हैं। ठीक है स्कैबर्स, शांत रहना। वे लोग आगे चल दिए। हरमाइनी की तरह हैरी भी कोशिश कर रहा था कि पीछे आने वाली आवाज़ों को वो ना सुने। रॉन फिर रुक गया। मैं उसे पकड़ कर नहीं रख सकता। स्कैबर्स, चुप हो जाओ, सब लोग सुन लेंगे। चूहा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं कि हैग्रिड के बगीचे से आने वाली आवाज़ें उन्हें न सुनाई दें। लोगों की आवाज़ें एक पल के लिए बंद हो गईं और फिर बिना चेतावनी के फरसा लहराने और टकराने की आवाज़ आई। हरमाइनी उसी जगह पर लहरा गई। उन्होंने उसे मार डाला। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने उसे मार डाला।